Hi everyone. So today I'm going to interact with Pavan, and Pavan recently got selected as assistant professor in Bihar Public Service Commission. He's a civil engineer, and those of you who are interested for jobs in teaching or those who want to know more about civil engineering opportunities, listen to Pavan what he says. Let me summarize entire interaction. Pavan believes that for civil engineers there are many options, whether it is engineering सर्विसेज में ले लो या आपका असिस्टेंट इंजीनियर इन द स्टेट टीचिंग का जॉब्स, जूनियर इंजीनियर, पवन खुद जूनियर इंजीनियर की तरह से काम कर रहे हैं रेलवेज में, आरआरबी उन्होंने निकाला था। सो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं सिविल इंजीनियर्स के पास। दूसरा पॉइंट, पवन का ये मानना है, पवन एमटेक कर रहे थे और उसके बाद उनका जॉब ये लगा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पवन का ये मानना है कि एमटेक अगर कर लिए जाए तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, और एमटेक आपकी तैयारी में हेल्प करता है, वो आपकी तैयारी को रोकता नहीं है। जैसे जियोटेक से एमटेक किया है पवन ने, तो एमटेक के टाइम पे आप बैलेंस कर सकते हैं तैयारी को अपनी। तो एक सिविल इंजीनियर को बड़े कॉशियसली एमटेक का ऑप्शन चूज करके अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। डिमोरलाइज नहीं होना है, इतनी जॉब्स हैं, अगर तैयारी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है। पवन ने ये भी बताया कि ये सारी माइंड गेम है, इंटरव्यू इज ऑल माइंड गेम। पवन से फिलोसॉफी के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे गए, और पवन ये मानता है कि तैयारी तो एक लेवल तक होनी चाहिए, लेकिन ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता इंटरव्यू। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको काम रहना है, और आपको अपने आप को, एक माइंड गेम है तो उस तरीके से हैंडल करना है। एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दैट। सुनते हैं पवन का सारी जर्नी और व्हाट ही हैज टू टेल अस। थैंक यू। ओके, सो पवन, गुड मॉर्निंग एंड लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया फॉर दिस इंटरेक्शन। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मुझे भी एक ऑनर फील हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू। सो पवन, आप सिलेक्ट हुए हैं, यू आर सिविल इंजीनियर और आपकी सिलेक्शन हुई है वेरी प्रेस्टिजियस जॉब एज असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस जॉब और नोबल प्रोफेशन। सो आप ये भी जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं ऐसी जॉब्स के लिए पवन, और आपकी जो जर्नी रहेगी, मैं आपके साथ आपकी जर्नी डिस्कस करूंगा, और आपकी जो जर्नी रहेगी वो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर उनको मिले। तो आपकी एक्सपीरियंस से उनको काफी बेनिफिट रहेगा। सो मैं स्टार्ट आप ही से करूंगा पवन। आप प्लीज हमें अपने बारे में बताएं, पहले आप कहाँ से हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, थोड़ा एकेडमिक जर्नी के बारे में आप हमें बताएं, और जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हुई यहाँ पे उससे पहले आप क्या कर रहे थे। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हूँ। मैंने 2017 में नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार गवर्नमेंट की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैंने 2018 से 20 एनआईटी पटना से एमटेक किया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। और ये जॉब होने से पहले मैं रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर कार्यरत था सिलीगुड़ी एनएफए में। ये जब 2018 और 20 के दौरान एमटेक के दौरान जैसे हम लोगों ने एमटेक पास किया, ये फॉर्म आई, और उसके बाद साथ साथ तैयारी करते रहे। जॉब थी साथ में तैयारी भी करते रहे इस यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये जॉब जो हम लोग का जो एकेडमिक है वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहा। तो इसके लिए एक बेचैनी थी कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी दी है सरकार ने तो इसको क्रैक किया जाए और इस पोस्ट पे आया जाए। एक पैशन है टीचिंग। मैं एमए के दौरान भी पढ़ाता था बच्चों को, डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो, उनको मैं पढ़ाता था। पढ़ने पढ़ाने का एक शौक रहा है शुरू से, क्योंकि हमेशा कुछ नया जानने को, नया सीखने को मौका मिलता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सा। ओके, पवन, आपने मास्टर्स जो किया, तो मास्टर्स के कितने टाइम के बाद आपको ये जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल गया था। जूनियर इंजीनियर का जॉब तो मुझे ये 2020 के नवंबर में मैंने ज्वाइन किया इसे, और 2018 में इसका वैकेंसी आया हुआ था। जब जैसे ही मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया उसी दौरान ये वैकेंसी आई थी आरआरबी की। तो साथ साथ एमटेक और इसका प्रिपरेशन और प्लस साइड से पढ़ाना बच्चों को, सब तीनों साथ साथ चलते रहा। उस दौरान एक और चीज करता था मैं कि उसी समय एक वैकेंसी थी बिहार सरकार के असिस्टेंट इंजीनियर की, 02/2017 करके एक वैकेंसी आई थी। तो उस समय उसका मेंस था मास्टर्स के दौरान ही, तो सब काम पैरेलल हो रहा था। यही का प्रिपरेशन, पढ़ाई, फिर पढ़ाना, सब चीज साथ साथ चल रहा था। अच्छा पवन, ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ये एक स्पेशल ब्रांच है।
स्पेशल ब्रांच इन द जी सेंस जी। के इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसमें, जूनियर इंजीनियर की बात कर लें, असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लें, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं गवर्नमेंट की। पब्लिक जैसे बोलते हैं मैकेनिकल वालों को पब्लिक सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटी है, वैसे सिविल को गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक रीजन भी होता है कि जब स्टूडेंट एमटेक करने जाता है तो सब अपनी तैयारी करता रहता है, सो दैट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं और ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाएं। बहुत सा स्टूडेंट उस टाइम पे कंफ्यूज भी होता है और ये भी बोलता है कि जब हम एमटेक करने अगर चले जाएंगे तो कैसे हम कर पाएंगे। मैं आपसे स्ट्रेट एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जिन बच्चों को एमटेक का अपॉर्चुनिटी मिलता है बीटेक के बाद, क्या उनको एमटेक करने चले जाना चाहिए या घर बैठ के या अपने आप सेल्फ स्टडी में लगे रहना चाहिए जॉब्स के लिए? तो क्या एमटेक का करना आपको करियर में एडवांटेज देता है? आपके केस में तो एग्जांपल वो है कि दे दिया उसने बेनिफिट, क्योंकि ये जॉब ही एमटेक के बेस पे है। लेकिन बहुत सा स्टूडेंट हम लोगों से पूछता है, टीचर से पूछता रहता है कि साहब मेरा गेट निकल गया सर, मेरे को ऑप्शन मिल रही है, मैं चला जाऊं ना जाऊं। क्योंकि सिविल में एक और ये है कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जाए तो बाकी ब्रांचेस से कम है। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये है कि सिविल वाले सारे अपना तैयारी करते रहते हैं और प्लेसमेंट पे फोकस नहीं होता उनका। तो ये सारी बातें बिल्कुल रखते हुए ध्यान में यू आर द राइट कैंडिडेट जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या बीटेक के बाद अगर ऑप्शन मिलती है एमटेक की सिविल इंजीनियर को तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, एंड अगर ज्वाइन करता है तो वहां पे एमटेक के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए? बिल्कुल। मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बीटेक के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है एमटेक के लिए तो हम्म। मस्ट गो। अच्छा। आपकी प्रिपरेशन और एमटेक साथ साथ चल सकती है, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ के आई हैं उसी का हाँ थोड़ा जी। सा इन डेप्थ पढ़ाई करना होता है एमटेक में। हाँ तो जी। आप रूटीन को बैलेंस करना हो सही से, हम्म। एक एक रूटीन को ऐसे बैलेंस करना हो कि जो हमारा एकेडमिक हो और हाँ साथ जी। साथ जो हमारा प्रिपरेशन हो साथ हम्म। साथ वो चल सकता है। मेरे केस में भी चलता था। हम्म। जैसे मॉर्निंग में उठना और एक सेपरेट टाइम देना। अच्छा। आप जब एमटेक कर रहे होते हो तो आपका 24/7 इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे मैंने मेरे केस में सिविल इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था, स्टोन कॉलम मेरा टॉपिक था। हाँ जी। तो वही टॉपिक था जो मैंने बीटेक में पढ़ा। साथ साथ प्रिपरेशन करना है तो उसमें भी वही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वही फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सब एक सपोर्टिव हो जाते हैं। हम्म। और ये कहीं ना कहीं जब आप सिलेक्शन में जाते हैं किसी ऐसे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में जहाँ इंटरव्यू होती है, तो ये सब चीजें काफी बेनिफिशियल होती है। और हम्म। 100 नंबर के एग्जाम में आप ये 4-5 नंबर का भी अगर फायदा हम्म। पहुंचा देता है एमटेक, तो ये बड़ी चीज हो जाती है। हम्म। और ये सोचना कि मैं एमटेक करने लग जाऊंगा तो प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिल पाएगा, एक मुझे लगता है ये एक भ्रम है, इल्यूजन है। ऐसा एक्चुअल होता नहीं है कि आदमी पे जितना बर्डन पड़ते जाता है इफिशियंसी आदमी की बढ़ते जाती है। बस एक चीज की जरूरत क्या है कि वो होना चाहिए पैशन, कि मुझे ये क्रैक करना है। तो हम्म। इफिशियंसी खुद ब खुद बढ़ जाती है, एडजस्ट हो जाती है। एमटेक और ये 3-4 काम भी आदमी एक साथ साथ करने लगता है। कर बस खुद लेता को एंगेज करना है और है। पॉजिटिव रहना है और मोटिवेट रहना है हमेशा। वंडरफुल। आई कैन डू। ओके तो पवन, मेरा सजेशन रहेगा कि एमटेक में जाना चाहिए लोगों को। वंडरफुल। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पवन, जो एमटेक से ही रिलेटेड है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं, वो ये है कि सब जैसे स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट की जॉब ज्यादा हैं, ये जानते हैं सारे स्टूडेंट कि स्ट्रक्चर अगर ज्वाइन करेंगे तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि सर मैं किस चीज में एमटेक ज्वाइन करूं, ऐसी चीज में जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, लेट से ट्रांसपोर्ट, सर्वे या जियोटेक, या ऐसे में जिसमें जॉब ज्यादा है, कैंपस प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर वगैरह, या ऐसा जो मेरे को पढ़ने का टाइम मिल जाए। ये तीन क्वेश्चन उनके होते हैं। पहला कि क्या स्ट्रक्चर ज्वाइन करूं जो शायद हेक्टिक हो और प्लेसमेंट तो है लेकिन शायद मेरे को सेल्फ स्टडी ना मिले। नंबर टू, ऐसा ब्रांच जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है लेकिन शायद वो भी हेक्टिक हो। तीसरा कि ऐसी ब्रांच उठा लो जिसमें कोई हेक्टिक नहीं होगा, मैं अपनी तैयारी कर सकता हूँ लेकिन शायद उसमें प्लेसमेंट ना मिले। तो ये कंफ्यूजन भी बच्चे को रहता है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? मेरे ख्याल से जो आपका इंटरेस्ट हो उसी ब्रांच के साथ जाना चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा शुरू से ही। जब हम्म। मैंने उस जियोटेक को पढ़ना शुरू किया हम्म। तो मैं जियोटेक के साथ गया। इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट के साथ जाने का क्या बेनिफिट होता है कि आप मतलब ये चिढ़ते नहीं हो जब प्रिपरेशन के साथ, मतलब जब आप एकेडमिक में होते हो तो काफी मजे के साथ पढ़ाई करते हो। हम्म। तो आपको मजा आता है जब पढ़ाई करने में, तो आपका और जो बाकी काम है, प्रिपरेशन है या और अदर थिंग है, उसमें भी आप पूरा पूरा अपना इफिशियंसी दे पाते हो। हम्म। अगर आप प्लेसमेंट के लालच में या फिर टाइम मिले इसके लालच में कोई ऐसा ब्रांच ले लेते हो जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो फिर आप ना क्लास में बैठोगे,
तो चिढ़ जाओगे, चिढ़ोगे तो फिर आपका वो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ना बाकी सारा काम भी नहीं हो पाता, तैयारी भी नहीं हो पाती है और सही से एकेडमिक भी नहीं हो पाती है। तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ ही जाना चाहिए, रेदर देन कि वो स्ट्रक्चर हो या कोई भी हेक्टिक सब्जेक्ट क्यों ना हो, बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए वहाँ पे। इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट होगा तो हम हमारा एकेडमिक, हाँ बिल्कुल, एकेडमिक बढ़िया होगा, इंटरेस्ट होगा तो जॉब मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं अच्छी सही है। जगह। अच्छा पवन, आपने बताया कि आप टीच भी करते थे, एमटेक के साथ साथ आप पढ़ाते थे। तो ये टीचिंग जो जी आप जी। करते थे, ये क्या आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी या साथ में इंटरेस्ट भी था? मतलब क्यों करते थे? क्योंकि हर बच्चा तो टीचिंग नहीं करता, आप क्यों जी करते थे? बिल्कुल, पढ़ाना तो एक इंटरेस्ट रहा है, पैशन रहा है शुरू से ही। मैं बीटेक के दौरान भी बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। लेकिन एक फाइनेंशियल सब, एक सच्चाई है कि आदमी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, ओके। तो वो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो ये एक संजोग है कि जो मेरा पैशन है उस काम को करते हुए अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो एक बहुत वंडरफुल। मतलब इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है किसी भी बहुत आदमी सही। को के लाइफ को जीने के लिए। अपने इंटरेस्ट को ही अगर प्रोफेशन बना लिया जाए तो इससे बढ़िया पवन बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल। हो सकता, और जो आपने किया है। अच्छा पवन, नहीं अब नहीं। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ से है जो जिसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया, मे बी वो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया। वो एक सिविल इंजीनियर है और वो ये जानना चाहता है आपसे बिल्कुल कि कितना टाइम लगेगा अगर आज मैं, आप जानते हो कि जो बच्चा तैयारी स्टार्ट करना चाहता है उसके मन में कैसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आज मैं कूद जाऊं तैयारी में पूरी तरह से, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को कि मेरे को पहली जॉब निकल जाए? जैसे आपकी जूनियर इंजीनियर लग गई तो आप एक दिमाग में आ गया कि साहब एक जॉब है अब मेरे हाथ में। तो ऐसी कोई भी जॉब, चाहे जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की, कितना टाइम लग सकता है मेरे को आज अगर मैं तैयारी स्टार्ट करूं? थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन का जवाब ना सब्जेक्टिव होके देना चाहता हूँ कि हाँ जी। जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, मैं मेरा सजेशन क्या है कि वो अभी जॉब के बारे में सोचे ना, सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हम्म उसमें अपना 100% देते हुए, हम्म मतलब हम्म केवल सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं, हम्म क्वालिटी के साथ पढ़ाई हम्म करेंगे हम्म तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, हम्म रेदर देन कि उसी समय से ये सोचना है कि हमको ये जॉब निकालना है, वो जॉब हम्म निकालना है, और हम्म उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी समय से ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दिए, डेप्थ में हम्म एनालिसिस करना बंद कर दिए, तो वो फिर आप एक अच्छे पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे या फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हम्म और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये सीखने की चीज होती है। आप हम्म यहाँ पे ना काफी सब्जेक्टिव होकर पढ़ाई करें, खुद से नोट्स बनाए, क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाए, मतलब एकदम से डेप्थ में एनालिसिस करें। तो ये क्या होगा कि आपको फिर जब आप बीटेक करके निकलेंगे तो आपके पास इतना ज्यादा डेप्थ एनालिसिस होगा कि अब इस नॉलेज को केवल एक शेप देने की जरूरत होगी जॉब के लिए, कि हम्म किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने नॉलेज को एक शेप दे, तो आपको एक अच्छे पोस्ट पे, अच्छे जॉब पे काफी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बीटेक में क्वालिटी के साथ समय दिया है सब्जेक्ट पे तो आपको मुश्किल से 3 महीना 4 महीना भी नहीं लगेंगे कि आप अपने नॉलेज को एक प्रॉपर शेप देके और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई भी कर जाएंगे। हम्म। अच्छा पवन, आपसे ये भी जानना तो चाहेंगे। बेसिक है कि क्वालिटी देना है। ओके, दैट इज जी वंडरफुल। सर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पवन कि कौन कौन सी जॉब्स, अब वैसे तो बच्चे जानते हैं लेकिन जो बिल्कुल पहली बार आपको सुन रहा है, कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो सिविल इंजीनियर्स के पास होती हैं जिनके लिए वो ट्राई कर सकता है अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहा है? तो कौन कौन सी तरह की जॉब्स होती हैं? आपने काफी इतने अपने प्रिपरेशन में एनालिसिस किया होगा, तो मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे बेस्ट जॉब है सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि अगर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हैं आप, हाँ जी। तो एक प्रेस्टिजियस जॉब है, क्लास 1 की जॉब है। हाँ जी। उस जॉब के बाद डिफरेंट स्टेट के पीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है। हाँ जी। और कुछ स्कोप तो पीएसयू वगैरह पे भी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। बिल्कुल तो है। हाँ पीएसयू जी। के जॉब भी काफी लग्जरी जॉब होते हैं। हाँ जी। मेरे काफी दोस्त हैं पीएसयू हम्म वगैरह में, तो उनसे हम्म बातचीत होते रहती है, तो काफी हम्म लग्जरी जॉब है वो। उसके हम्म बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है वो एक गैजेटेड पोस्ट होती है, हम्म वो भी बेहतरीन जॉब है। उसके हम्म बाद आप आते हैं तो एसएससी जेई हो गया, हम्म और ये और भी अदर, रेलवे में जेई का होता है, उसके बाद हम्म पीएसयू वगैरह में भी जेई की बहाली होती है। तो ये सब हम्म पोस्ट हो गई। और उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपके लिए कुछ दरवाजे और खुल जाते हैं कि हम्म टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं आप। तो हम्म हम्म ये हम्म काफी चार पांच, मैंने टाइप का अलग अलग तरह का जॉब बताया, लेकिन काफी बड़ी संख्या में ये पोस्ट आते हैं। तो काफी आप ज्यादा लगे रहने से हो कुछ जाएगा, ना कुछ कहीं मिल ना कहीं जाएगा। हो जाएगा, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ लगे रहते हैं, जो भी लगे रहते हैं उनका हो ही जाता है। हम्म, किसी का पहले होता है, किसी का थोड़ा देर बाद होता है, लेकिन होता सभी का है। हम्म। अच्छा पवन, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब, ये जो अभी आपको जॉब आपने लिया है, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन था एमटेक?
लेकिन अभी पीछे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पोजीशंस के लिए बच्चे गए हैं, तो उनमें बीटेक क्वालिफिकेशन था और वो अच्छी जॉब, काफी अच्छी जॉब थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार में भी कोई ऐसी जॉब्स हैं जो बीटेक के बेस पे टीचिंग की जॉब, अच्छी टीचिंग की जॉब मिल सके, चाहे डिप्लोमा कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में? बिल्कुल, डिप्लोमा कॉलेज में अभी वैकेंसी आई हुई बीपीएससी की ही है, लेक्चरर के पोस्ट पे। अच्छा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, अभी उसका एक अच्छा। रिटन एग्जाम होना बाकी है। ओके। तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है। अच्छा। वैसे स्टूडेंट जो एमटेक किए हुए हैं उनको कुछ ग्रेस मिलेगा, मार्क्स का कुछ बेनिफिट ओके। होगा। ओके। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक, और एक काफी अच्छी पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है। अच्छा। वो पहले वाले पे स्केल के हिसाब से 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है वो। हम्म। तो वो भी एक रेपुटेड पोस्ट है तो बिहार मतलब सरकार बीटेक में। के बीटेक के बेस पे भी आप टीचिंग में जा सकते हैं, लेकिन अगर एमटेक का चांस मिल रहा है बिल्कुल, तो एमटेक कर लीजिए, क्योंकि एमटेक के बाद और ज्यादा ऑप्शंस खुल जाती हैं। ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सही। अब पवन, मैं अब चलूंगा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है हमारे पूरे इंटरेक्शन का, वो है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। एंड आपने जैसे ये क्रैक किया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आप गए हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना अपने आप में एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक ऑरा होता है वहां पे बिल्कुल। लोगों का जो इंटरव्यू लेते हैं। सो आप जब गए थे तो उससे पहले ही आप एक तो अधिकारी थे, आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, नंबर टू आप ऑलरेडी टीच कर रहे थे, तो आपके पास एक टीचिंग का भी बहुत ज्यादा एक वास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस था, और आपने एमटेक कर रखा था और वो नॉलेज भी आपके साथ था। तो पवन, आप हमें डिटेल में बताएं कि जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो आपका कैसा गया था? मैं एक बीपीएससी में मैं इंटरव्यू देने दूसरी बार गया था, हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू। पहली बार मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के टाइम पे मैं इंटरव्यू देने गया, तो वो एक्सपीरियंस काफी काम आया। हम्म। इंटरव्यू को लेके मैं दो तीन चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप इंटरव्यू नॉट अबाउट कि वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं। हम्म। हम्म। नॉलेज टेस्ट वो रिटेन में कर चुके हैं ऑलरेडी। वो आपका हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, आपका हम्म। कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, आपका हम्म। ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह का है हम्म। वो चेक करते हैं। तो हम्म। जब इंटरव्यू में जाना है तो क्या है कि सब जितने भी इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर थे, मेरे केस में 7 मेंबर थे। हम्म। तो सबके साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना है, चेहरे पे हल्की स्माइल रखनी है। हम्म। और जब कोई भी पूछे क्वेश्चन तो सबों के साथ आई कांटेक्ट करते हुए हम्म। जवाब देना है हम्म। टॉपिक का। हम्म। और एक इंटरव्यू एक माइंड गेम भी है कि आप कोशिश आपको ये करनी है कि इंटरव्यूअर को हम अपने स्ट्रांग डोमेन में रखें। यस। सवाल का जवाब, ये वर्ड का सिलेक्शन इस तरह से वाइजली करना है कि उनको पूरा स्कोप ना मिले कि रैंडम क्वेश्चन पूछने का। इतना चालाकी के साथ सवाल का वर्ड सिलेक्शन करना है कि वो हमारे डोमेन में ही रहे। एमटेक और जॉब का एक बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा डोमेन फिक्स हो गया था इंटरव्यू का। उन्होंने जियोटेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा, और फिर मैं रेलवे में था तो रेलवे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा। तो उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं था क्वेश्चन पूछने, स्कोप तो था बट मैंने उतना ये नहीं दिया उनको कि रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सके। तो काफी चालाकी के साथ ये जवाब देना। एक और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, और जो अभी मैकेनिकल का इंटरव्यू होना बाकी है, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सर आपके जो लेक्चर हैं, मैंने 2 लेक्चर आपके सुने। मैराथन सीरीज वाली एक लेक्चर आती है आपकी, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक फ्लूइड मैकेनिक्स, मैंने 2 सुना। ये कब सुना था मैंने? ए वाला जब मैंने इंटरव्यू दिया था उसी से मैं सुना था। तो काफी बेहतरीन लेक्चर है इंटरव्यू के लिए। मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए उससे बढ़िया लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं भी। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि सर वो मैकेनिकल के लोग तो सारे सुन सकते हैं आपके सारे लेक्चर, सिविल वाले कम से कम ना वो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ मटेरियल सुन के ही जाएं। काफी बेनिफिशियल है इंटरव्यू में डील करना, किस तरह से कॉन्फिडेंस से जवाब देना। वो आपके टोन को सुनते सुनते ना वो चीज भी आ गया था मेरे अंदर। आपका सर जो बोलने का टोन है, ये कॉन्फिडेंस है, वो सभी काफी छोटी छोटी बातें जो फायदा पहुंचाती है आपको। लर्निंग ये से सब बेनिफिट चीज होता है। लगातार इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहना। बिल्कुल, अच्छा पवन, लगातार आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहना। तो जी आपसे सर। पवन ये जानना चाहेंगे, बहुत सा बच्चा इस बार भी ऐसा है जो मैकेनिकल का है, जो इंटरव्यू देने जा रहा है और जो रेलवेज में जॉब कर रहा है, बहुत सा बच्चा है, मेरी पर्सनली उनसे बात होती है। बिल्कुल सो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेलवे से रिलेटेड उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि अगर ये आप बताएं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और जी, वो एक्चुअली क्या है कि जो भी टॉपिक है, हम्म। जैसे मेरा सिविल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग था एमटेक। हम्म। हम्म। तो उन्होंने रेलवे से रिलेट किया इस चीज को कि आप एमटेक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में गए हैं तो रेलवे में आप इसको कहाँ पे यूज करते हैं, अच्छा। कैसे रेलवे रेलवे को आप अपनी इस डिग्री से फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हम्म। आप, ये बेसिक थीम हुआ। तो मैकेनिकल के जो लड़के हैं जो भी देने वाले हैं इंटरव्यू, उनसे भी यही पूछा जा सकता है कि जो भी आप पढ़ के गए
जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका आप रेलवे में यूज कैसे करते हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है जो मैंने पढ़ा उसका, और उससे रिलेटेड दो चार और चीजें पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली इससे पूछते हैं कि आप किसी भी चीज को पढ़, जैसे जियो टेक्निकल के केस में मैंने बताया था कि रेलवे एम्बैंकमेंट बनाते हैं वहां पे यूज करते हैं, और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, सिविल के केस में टेस्ट होते हैं डिफरेंट, तो टेस्ट के बारे में उन्होंने पूछा था काफी। और आप एक जिस रीजन में रह रहे हैं, उस रीजन की कुछ स्पेशलिटी अगर फेमस है, ज्यादातर लोगों को पता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मेरी पोस्टिंग जो है उस रीजन को द्वारस बोलते हैं, तो उधर बारिश काफी होती है, और उसके बाद उधर का जो कैचमेंट एरिया है काफी स्टीफ है, तो वहां से उन्होंने हाइड्रोलॉजी में इंटर करा दिया मुझे, और हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अच्छा। तो स्कोप रहता है कि जो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जो आपका एमटेक में सब्जेक्ट है, और जहां आप जॉब कर रहे हैं, ये तीन फील्ड है जहां से मेजर क्वेश्चन आएंगे। अच्छा पवन, एक और तो आपसे इन तीन रिक्वेस्ट फील्ड पे उनको तैयार करने चाहिए। ओके, एक और जी रिक्वेस्ट सर। करूंगा आपसे कि अगर आप कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकें हमारे साथ जो आपको याद हैं अभी, जो आपसे पूछे गए थे, टेक्निकल क्वेश्चन या पर्सनल क्वेश्चन। और मैं जब गया तो इंटरव्यू बोर्ड में, जब भी मैं रूम में घुसा तो सबसे पहले तो मैंने विश किया, उन्होंने बैठने के लिए बोला। प्रोसेस के बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला, विदाउट कि आप अपना बिना नाम बताए हुए। तो जैसे कब बीटेक किया, कब एमटेक किया, कहाँ से बीटेक, कहाँ से एमटेक, इस तरह की चीजों को जानकारी लेने के बाद उनका पहला क्वेश्चन था सिविल इंजीनियरिंग में मेरे से कि लिक्विड लिमिट क्या होता है। एक जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर थे, इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट करके और इंटरव्यू ओपन कर देते हैं सारे फैकल्टी के लिए। तो उन्होंने पूछा लिक्विड लिमिट क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट का केवल डिफिनीशन बता देना, सिग्निफिकेंस केवल डिफिनीशन बता देना सफिशिएंट नहीं है। आपने इस चीजों को सिग्निफिकेंस क्या है, हम पढ़ते क्यों है लिक्विड लिमिट, इस चीज को बताना ना काफी ज्यादा बेनिफिट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक का बताना काफी फायदेमंद होता है। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, उसके बाद एक कर्व आती है जो टोटल वॉल्यूम चेंजेस वर्सेस वाटर कंटेंट में कर्व होती है, उस कर्व को उन्होंने मुझे बोर्ड पे जाके ड्रॉ करने के लिए बोला। ड्रॉ किया, उसके बाद उन्होंने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझसे ड्रॉ करवाया बोर्ड पे, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करने के बाद उन्होंने ये पूछा कि इस पार्टिकुलर कर्व का शेप ऐसा क्यों है, शेप के ऐसा होने का क्या मतलब है। एक्चुअली वो डेप्थ में काफी पूछना चाह रहे थे कि ये केवल जस्ट इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, इस तरह की बातों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कराया, और हाइड्रोग्राफ के डिफरेंट सेगमेंट जो होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है उस पर, कैचमेंट एरिया का, रेनफॉल इंटेंसिटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हाइड्रोग्राफ काफी डिटेल में मुझसे पूछा गया। और उसके बाद चूंकि मेरा एमटेक ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से है, तो उन्होंने फिर से जियो टेक्निकल में मेरा टॉपिक था स्टोन कॉलम, एनालिसिस ऑफ स्टोन कॉलम यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो उन्होंने मुझसे फिर स्टोन कॉलम में पूछना शुरू किया कि स्टोन कॉलम क्या है। स्टोन कॉलम एक ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक है बेसिकली, मैंने बताया कि, तो फिर उन्होंने पूछा कि ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक की जरूरत आजकल क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या मतलब जरूरत पड़ गई कि आप हर जगह हम लोग को सॉइल को ट्रीट करना पड़ रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ रहा है। तो बिकॉज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमको अब ऐसे एरिया में बढ़ना पड़ रहा है जहाँ की सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसको सुटेबल बनाने के लिए हम लोग कुछ उसका ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। फिर स्टोन कॉलम का यूज उन्होंने पूछा। स्टोन कॉलम का एक मेजर यूज होता है लिक्विफेक्शन को मिटिगेट करने में, तो लिक्विफेक्शन से उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मतलब इसी तरह से एक सवाल के जवाब में जब देता था तो उससे एक वर्ड को पकड़ते थे, कीवर्ड को, फिर अगला क्वेश्चन मेरा उससे से रिलेटेड रहता है। समहाउ इंटरव्यू ऐसे ही चलता है मेरे ख्याल से। तो लिक्विफेक्शन से क्वेश्चन पूछने के बाद और उसके बाद ये फिर फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो मैंने यूज किया था, फ्लैक्सिस जो सॉफ्टवेयर यूज किया था, वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे बेस्ड सब्जेक्ट है। तो वहां से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का मैंने बेसिक फिलोसफी बताया। काफी डेप्थ में जब क्वेश्चन पूछने गए तो मैं एक दो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। एक बात और इंटरव्यू में ध्यान देने की बात है कि जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, काफी पोलाइटली बोल देना कि नो सर आई डोंट नो। उसमें इधर उधर की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको नहीं आ रहा है इस इंटरव्यू बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 में से 3 क्वेश्चन अगर जवाब दे रहे हैं और 3 काफी
इफिशियंट तरीके से जवाब दे रहे हैं, काफी बेहतर कम्युनिकेशन के साथ जवाब दे रहे हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप ये कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन का जवाब दें। ये इस जजमेंट इस तरह से इंटरव्यू को अपना जज ही नहीं करना है कि मैंने 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब दिया। मैंने 10 में से 3 ही दिया, लेकिन काफी बेहतरीन तरीके से दिया, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे उन लोगों ने बुलाया, बोला कि आप बैठ जाइए सामने। मैं बैठ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिलोसफी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया फिलोसफी। कि उनका ये कहना, हाँ जी, उनका ये कहना था कि एक टीचर को फिलोसफी का नॉलेज होना चाहिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। तो अच्छा उन्होंने एक दो मुझे से दो तीन कबीर के दोहे बोले। अच्छा। तो मुझे एक दो का पता था, एक दो का नहीं पता था, तो जो पता था मैंने बता दिया। तो एक लाइट कन्वर्सेशन हो रहा था, ये काफी सीरियस कन्वर्सेशन नहीं था। मैं भी थोड़ा मुस्कुरा रहा था, वो लोग भी ठहाके लगा रहे थे। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं काफी नॉर्मल हो गया। वो इंटरव्यू में जो होते हैं उन्होंने नॉर्मल होने का समय भी देते हैं काफी। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का। अच्छा पवन, आपको उन्होंने उसके बाद बोर्ड पे जाके मुश्किल कुछ, से ये, बोर्ड पे जाके भी कुछ करने के लिए बोला था उन्होंने आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कर्व जितना मैंने ड्रॉ किया ना, वो सब बोर्ड पे ही जाके, जैसे मैं बोर्ड पे गया तो उन्होंने बोला कि आप परमेबिलिटी पढ़ाइए। सॉइल अच्छा इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है परमेबिलिटी, पढ़ाइए। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 3 मिनट मुश्किल से पढ़ाया हुआ कि उन्होंने मुझे रोक दिया। मैंने अच्छा। टॉपिक लिखा और टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, हम्म, और उसके बाद क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब बताने के बाद उस समय मुझे जो लगा वहां पे कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय दो तीन चीजें दिखते हैं। आपका आवाज, साउंड का टोन कैसा है, जो फ्रेश टोन है तो बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आपका रिदम कैसा है, एकदम जिगजैग टाइप तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, एकदम से बेसिक से शुरू करना है और कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए एक एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए धीरे 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 डेप्थ में जाना है। इस वे में पढ़ाने पे क्या होता है कि वो ज्यादा इम्प्रेस हो गए। मुझे वो काफी सबके सब काफी खुश हुए जब मैंने परमेबिलिटी को पढ़ाया था। तो बोले कि वेरी गुड। उसके बाद रैंडम क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो रैंडम क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको बोर्ड की जरूरत पड़ रही थी कि कर्व ड्रॉ कीजिए, इस कर्व में इस सेगमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका काफी डिटेल में तैयारी होनी चाहिए, और केवल बस डिटेल में इतनी कंसेप्ट के साथ तैयारी होनी चाहिए कि ताकि अगर इसका वाई पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है तो उसका जवाब दे सके हम लोग। वंडरफुल। पवन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। अब पवन, ये जो हमारी इंटरेक्शन है ना, इसको वो सारे बच्चे देखते हैं नॉर्मली जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि मैकेनिकल वाले बच्चों का इंटरव्यू अभी आ रहा है और आपकी ये सारी इंटरेक्शन वो डिटेल में सुनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ आप टिप्स या कुछ गाइडलाइंस जो आप चाहते हैं कि वो ध्यान में रखें। अभी अभी इंटरव्यू कब आएगा वो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल जल्दी आ जाएगा। तो इस टाइम पे कैसे वो तैयारी करें और कैसे किस चीज का ख्याल रखें, वो आप थोड़ा सा समराइज कर दीजिए अपनी तरफ से। बिल्कुल, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन का क्या बेसिक फंडा है कि आप चीजों को, इंफॉर्मेशन को ना अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते जाए धीरे धीरे। चीजों को बार बार पढ़े, उस पढ़ना है उसको सोचना है, पढ़ना है उसको सोचना है, और बोलने की प्रैक्टिस करनी है घर पे। हम्म, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना है कि आई एम द बेस्ट, हम्म, मैं इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। उस हम्म, समय कुछ भी नहीं सोचना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। मैंने कुछ दोस्तों को देखा कि इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचने के बाद भी बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ हाँ, लेते हैं, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो ये हम्म, काम बिल्कुल नहीं करनी, ये काम बिल्कुल नहीं करना। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, हानि, उल्टे लॉस ही होगा। मेंटल काल्मनेस को एकदम फोकस करना है कि हम कितना काम रहे हैं, बहुत ज्यादा शांत रहना है, एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो, ताकि जब आप अंदर इंटर करें तो एक पर्सनालिटी पे वो आपका आए फोकस, ताकि इम्प्रेस हो जाए इनिशियली। शुरुआती इंप्रेशन काफी मैटर करता है कि एक बार आपका पर्सनालिटी, आपके आपके जवाब देने का तरीका इम्प्रेस कर लिया तो इंटरव्यू बोर्ड को, तो आगे भी आपका इंटरव्यू बढ़िया जाएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस चीज को काफी लाइटली तैयारी करना है, और काफी कॉन्फिडेंट रहना है कि बिल्कुल इस तरह से तैयारी। वंडरफुल। पवन, अब आप अभी आप प्रेजेंटली आप जॉब कर रहे हैं या आपने रिजाइन कर दिया है, और कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग अगर नहीं हुआ है तो? अब ज्वाइनिंग तो मुझे लगता है कि हम लोग अक्टूबर तक करवा देगा। ओके। डीएसटी, मैं अभी घर आया हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों को 16 तारीख को मेरा शेड्यूल्ड है।
तो अच्छा। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, छुट्टी लेके आया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 16 अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हम लोग उम्मीद किए हैं कि अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाए। तो ज्वाइनिंग के समय जॉब से रिजाइन देके आ जाऊंगा उधर। ग्रेट। पवन, मैं अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आपसे इंटरेक्ट करने की, और मैं ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप जा रहे हैं, और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि 1 साल के बाद मैं दोबारा आपसे इंटरेक्ट करूंगा, जो आपको पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैसा चल रहा है टीचिंग प्रोफेशन, और क्या क्या चीजें हैं टीचिंग के बिल्कुल अंदर, सो दैट आपका जो एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का वो भी शेयर किया जाए। क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ पवन, अगर कंट्री को डेवलप करना है तो बेस्ट ब्रेन, बेस्ट कैपेबल आदमी टीचिंग में आना चाहिए। किसी भी कंट्री में ट्रू है, इंडिया बिल्कुल में वो चीज है, और वो तभी हो पाएगा। हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जो कैपेबल बच्चे हैं जो हमें सुनते हैं, उनको ये रियलाइज करवाया जाए कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और रियलाइज तब होगा जब आप जैसे बिल्कुल लोग जब टीचिंग में जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी तो आप गए नहीं है, पर जब आप जाएंगे और बताएंगे कि साहब ये मैंने 1 साल में मैं ये कर रहा हूँ, और ये ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, और ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, और वो मोटिवेशन जो नया कोई सुनने वाला है उसको आपकी तरफ से मिलेगी। तो मैं दोबारा आपसे इंटरेक्ट करूंगा 1 साल के बाद, और जानना चाहूंगा कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस टीचिंग का किस तरह का है, पवन। एंड लेट मी थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस नोबल प्रोफेशन। थैंक यू सर। मुझे भी इंतजार रहेगा कि फिर से मैं 1 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। काफी खुशी होगी मुझे। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू पवन। सर।